हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था, उसका आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हिंदी में क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम लोग जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, लिक्विड में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, गैसेस में क्या क्या है, इनका मैंने एक डिफरेंस बना के लिख दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेप। शेप यानी आकार, आकृति। सॉलिड में ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। लिक्विड में निश्चित नहीं है और गैसेस में भी निश्चित नहीं है। कैसे? किसी भी पदार्थ का शेप, आकार किस पे डिपेंड करता है? उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, देखिए जैसे ये है, इनके बीच में ये बहुत सारे एटम्स, मान लीजिए ये बहुत सारे परमाणु हैं, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और ये इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। इनके बीच में कितना इंटरसेलुलर स्पेस है, कितना अंतरा अणुक स्थान है, इस बात पे डिपेंड करती है किसी भी चीज की आकृति या इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब पहला क्या हो गया? पहला हो गया इंटरसेलुलर स्पेस, दूसरा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच कितना आकर्षण है, और तीसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है किसी का भी शेप। अब देखिए, जिनके बीच में ये स्थान बहुत कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो उसके एटम्स पास पास होंगे, है ना, उसका शेप जो है वो फिक्स होगा। लिक्विड में क्या होता है? सॉलिड्स की अपेक्षा इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, इस वजह से उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। और गैसेस में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरसेलुलर स्पेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना इंटरसेलुलर स्पेस हम बढ़ाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। जितना हम परमाणुओं को दूर करेंगे, जितना हम एटम्स को दूर करते जाएंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन कम होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 मैग्नेट आप ले लो, जब आप बहुत दूर उन्हें कर देते हो तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचे, है ना। उनकी एक रेंज होती है कि जब मैग्नेट को इतने पास पास रखोगे तो अगर उसके अलग अलग पोल हैं तो वो एक दूसरे को पास में खींचेगा, अगर उसके डिफरेंट पोल्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम पोल्स हैं तो रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा। लेकिन ये एक रेंज में निश्चित है। अगर हम उनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कोई फोर्स उनके बीच में नहीं रह जाएगा। यानी जितनी ज्यादा दूरी होती है उतना ही आकर्षण बल कम होता जाता है, ठीक है। तो हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस का शेप कैसे डिसाइड करते हैं? उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस के बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, जो एटम्स हैं वो खाली स्पेस में मूव करते रहते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व सॉलिड का हाई है, बहुत भारी होते हैं, घनत्व ज्यादा होता है। लिक्विड का कम है और गैसेस का बहुत कम है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी का प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर आयतन अपने आप कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, किसी चीज को पास पास लाना। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसमें ये कण है और इनको हम दबा के कंप्रेस कर दें। जैसे आप सूटकेस बंद करते हैं ना, ब्रीफकेस, तो उसे कंप्रेस करते हैं, कितना ज्यादा फैला हुआ होता है और उसे बंद करके छोटा सा कर देते हैं
दैट इज कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। तो ये सॉलिड में नेग्लिजिबल होगी। क्यों नेग्लिजिबल होगी? क्योंकि उसके एटम्स ऑलरेडी पास पास हैं, उन्हें क्या पास पास लाएंगे, उनके बीच में स्पेस वैसे ही कम है। ठीक है, लिक्विड में ये ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसे थोड़ा पास पास ला सकते हैं। जबकि गैसेस में ये बहुत हाई होगी, इसलिए हाई होगी क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। एक्सपेंशन यानी, एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, प्रसार का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। अब आप देखिए सॉलिड्स में ये लो होगा, इसलिए लो होगा क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक्सपेंशन सॉलिड में कम होगा। ठीक है ना, आप सोच के देखो, अगर हमने आपके हाथों को रस्सी से बांध दिया हो तो उसे अलग करने में दिक्कत होगी ना, आपको हाथ फैलाने में दिक्कत होगी। वही चीज है, इसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में इतने ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं कि उन्हें फैलने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सपैंड होने में बहुत दिक्कत होती है। लिक्विड में ये थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, और गैसेस में ये बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे होते हैं, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, और गैसेस में सबसे कम होता है। ये 2 पॉइंट हमें जरूर याद रखने हैं, तो इसके बेसिस में हम सारे कैरेक्टर्स आसानी से याद कर सकते हैं। फ्लूइडिटी यानी तरलता। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू बी फ्लो। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता हो, जो बह सकता हो, उसका यह गुण क्या कहलाता है? तरलता या फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में सॉलिड सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करेंगे, कारण वही है कि इनके बीच का स्पेसेस बहुत कम है, फोर्स बहुत ज्यादा है। लिक्विड थोड़ा सा फ्लो करते हैं, और गैसेस जो है वो फ्रीली फ्लो करती हैं। क्यों गैसेस फ्रीली फ्लो करेंगे? आंसर वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। रिजिडिटी यानी किसी चीज की कठोरता, रफनेस। सॉलिड जो है वो हाईली रिजिड है, लिक्विड कम होते हैं, और गैसेस नॉन रिजिड होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरसेलुलर स्पेस। अगर आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे तो आप बाकी कैरेक्टर्स आसानी से याद कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है सॉलिड में, देखिए पास पास पार्टिकल्स है, फोर्स को बहुत ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा सॉलिड्स में। इसके बाद लिक्विड में ये कम है, थोड़ा स्पेस ज्यादा है एटम्स में, और गैसेस में नेग्लिजिबल है, एटम्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो है। इंटरसेलुलर स्पेसेस सॉलिड्स में लेस है, लिक्विड में ज्यादा है, और गैसेस में बहुत ज्यादा है। अब अगर हम एमपी और बीपी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक की, तो एमपी और बीपी जो है सॉलिड में कितना होगा? रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा। क्यों एमपी ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा सॉलिड में? रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं पिघल सकते, क्यों नहीं वो उबल सकते? इसलिए नहीं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब उसको तोड़ने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग से हीट देनी पड़ेगी, इसलिए हम उन्हें गर्म करना पड़ेगा, है ना। रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उन्हें देना होगा, तब वो मेल्ट करेंगे यानी पिघलेंगे, और बॉईल करेंगे यानी उबलेंगे। ठीक है, लिक्विड में ये कम होगा, रूम टेम्परेचर के नीचे होगा, कारण वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें थोड़ा कम है सॉलिड की अपेक्षा, इसलिए हम इसे आसानी से पिघला सकते हैं, आसानी से उबाल सकते हैं। और गैसेस में भी रूम टेम्परेचर के नीचे होगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। अब हम देखेंगे रिजिड एंड फ्लूइड क्या होते हैं। इसकी हिंदी है दृढ़ और तरल। रिजिड यानी दृढ़ और फ्लूइड यानी तरल। रिजिड क्या होते हैं? जितने भी सॉलिड हैं वो रिजिड कहलाते हैं, सॉलिड होते हैं ज्यादातर रिजिड। नॉट फ्लोज, फ्लो नहीं कर सकते, वो बह नहीं सकते, फ्लूइडिटी नहीं होती इनमें। कंटेनर की जरूरत नहीं है, किसी पेपर पे भी आप रख सकते हैं, कहीं शेल्फ में भी रख सकते हैं। किसी बर्तन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बह नहीं सकते। डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम, आकृति और आयतन
दोनों ही निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्टोन है, वुड है, पत्थर आप उठाते हैं ना तो कितना कड़ा होता है ना, आप उसे दबाना चाहें तो प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह वुड भी जो है बहुत हार्ड होता है और ये भी फ्लो नहीं कर सकता। अब हम आते हैं फ्लूइड कैरेक्टर क्या होता है, जिसका मतलब होता है तरल। तरल का मतलब होता है कैन फ्लो, ये बह सकता है और इसको कंटेनर की जरूरत है। अगर आप पानी जमीन पे रख दो तो बह जाएगा। पानी को आप किस में रखेंगे, गिलास में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड में हमने पढ़ा था कि इसका शेप जो है वो अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर है लिक्विड में। गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित नहीं होंगे। कोई भी गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और इन दोनों को ही कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। एक चीज और, जब आप किसी लिक्विड को कंटेनर में रखते हैं तो वो पूरे कंटेनर को नहीं घेर पाता। जैसे आपने आधा गिलास पानी लिया तो वो आधे गिलास पानी में ही रहेगा, लेकिन अगर आप गिलास के अंदर धूपबत्ती जला दीजिए तो वो जो उसकी पार्टिकल्स हैं वो पूरे में फैल जाएंगे, पूरे गिलास को वो भर लेंगे। या कोई गैस बंद कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस अगर आप एक बर्तन में इकट्ठा करें तो वो पूरे बर्तन में फैल जाएगा, यानी वो पूरे बर्तन को कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम निश्चित है। अगर आपने आधा गिलास पानी लिया तो वो आधी गिलास वॉल्यूम, आधी गिलास जगह को ही घेरेगा। जबकि गैसेस में वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता। आप अगर आधा गिलास में गैस भरे तो वो पूरे गिलास में फैल जाएगी। अब हम देखेंगे टेम्परेचर की यूनिट क्या है। दो यूनिट है मेनली, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। केल्विन को हम के से दिखाते हैं और डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड से। वाटर का एमपी और बीपी पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद करेंगे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि अगर बर्फ के फॉर्म में है तो वो पिघल जाएगा इस पे, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने लगेगा, ये कितने पे है, 373.16 केल्विन पे। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये रिलेशन आपको याद करना है, इस पे सवाल भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज 270 केल्विन। केल्विन स्केल पे किसी का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 270 केल्विन। तो सेल्सियस डिग्री पे उसका टेम्परेचर कितना होगा, सेल्सियस स्केल पे उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें केल्विन स्केल की वैल्यू दे रखी है के की, तो हम फॉर्मूले में के की जगह रख लेंगे 270। सी हमें पता करना है सेल्सियस स्केल पे, प्लस 273। अब हम इसे 270 और इक्वल के इधर ले जाएंगे इसको, माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड का कितना आंसर आ जाएगा, -3। तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये रिलेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलन और गलनांक। जब हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, उसे हीट करते हैं, तो वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, और इसी प्रोसेस का दूसरा नाम होता है फ्यूजन। सॉलिड किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। अब हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में बदलने लगता है उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक। किसी भी ठोस का गलनांक क्या होगा, जब वो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में बदल जाए। अब देखते हैं हम कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है प्योरिटी, शुद्धता, कितना कोई मटेरियल शुद्ध है, जितना ज्यादा वो शुद्ध होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। कारण क्या है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में बीच में फिक्स हो जाती है और उन स्पेसेस को जो है बढ़ा देती हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो जाएंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना ज्यादा उनके बीच में आकर्षण बल होगा अणुओं के बीच में, उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा
उनको पिघलाने के लिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के। अब हम देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये मेल्टिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो भी वो आसानी से एटम जो है अलग अलग हो जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, क्वथन। क्वथन और क्वथनांक क्या होते हैं, जब कोई लिक्विड टेम्परेचर देने पर, बॉयल करने पर गैसेस में बदल जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग, क्वथन। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस में, जैसे मान लीजिए लिक्विड है, हमने इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया और ये गैस में बदल गया, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में बदल गया, 10 डिग्री पे ये लिक्विड गैस में बदल गया तो 10 डिग्री क्या हो गया उसका, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग का ही दूसरा नाम होता है वेपोराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड, उसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, जो लिक्विड का हिमांक होता है द्रव्य का, वो किसके बराबर होता है, सॉलिड के गलनांक के बराबर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, उसी तरह उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है। अब नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या संघनन, इसमें क्या होता है, हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है। संघनन और वेपोराइजेशन या बॉइलिंग एक दूसरे का उल्टा है। इसमें हम गर्म कर रहे थे, इसमें ठंडा हो रहा था, इसमें लिक्विड गैस में बदल रहा था, इसमें गैस लिक्विड में बदल रही है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे वाटर वेपर होते हैं, जल वाष्प, तो वो बादलों में बदल जाते हैं जब वो ठंडे होते हैं, संघनित होते हैं ठंडक में, तो वो बादलों में बदल जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू क्लाउड, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। तो ठीक है ना, ये प्रोसेस आपको इतने समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और कई टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।